हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं वो आपकी हिंदी ग्रामर की रिवीजन की वीडियो है। आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें हिंदी लिटरेचर का एक्सप्लेनिंग वीडियो थी वो कि आपको उसको किस तरह से रिवाइज़ करना है। आपके जो हाफ ईयरली में सिलेबस है वो आपको किस तरह से रिवाइज़ करना है। हिंदी के बुक का जितना भी सिलेबस आपके हाफ ईयरली में आएगा वो मैंने आपको पूरा रिवाइज़ करवा दिया है। अब हम हिंदी ग्रामर का पोर्शन रिवाइज़ करेंगे। हिंदी ग्रामर के पोर्शन में आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और उसको आपको कैसे याद करना है ये मैं आपको इस रिवीजन वीडियो में समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके हिंदी ग्रामर में फर्स्ट टू 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। आपका सिलेबस इतना है तो आपको फर्स्ट टू 8 चैप्टर्स की सारी बुक के एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ याद करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके हिंदी की बुक में टिक द करेक्ट नहीं थे। टिक द करेक्ट मतलब सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यह आपकी हिंदी ग्रामर की बुक में है। अब आपको अगर आपके क्वेश्चन पेपर में टिक द करेक्ट आते हैं तो वो ग्रामर की बुक में से ही आएंगे। आपको उसको कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। भाषा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, भाषा के कितने भेद होते हैं। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आपकी आंसर शीट में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, नहीं, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, भाषा के कितने भेद होते हैं। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 3, 4 जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। अब इसमें है भाषा के कितने भेद होते हैं, तो भाषा के 3 भेद होते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है 3, जबकि इसमें ऑप्शन दिए गए 3, 4 और 5। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आप उसके नीचे लिख दीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, देन उसके नीचे फिर आप उसका आंसर लिख दीजिए। हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4। कितने विभाग होते हैं? 3 होते हैं। देखिए, अब आपके सेकंड जो चैप्टर है वो आपका वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। फिर व्यंजनों की कुल संख्या होती है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो इसमें आपको दिया गया है 32, 33 और 34। तो आपको इसमें 32, 33, 34, तो ये कितने व्यंजन होते हैं? 33। आपको करेक्ट आंसर उसके नीचे लिखना है। आपको मैं ये सब इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि टिक द करेक्ट आप सोच रहे होंगे कि आपकी हिंदी की बुक में नहीं है तो आप उसे याद नहीं करेंगे। नहीं, ग्रामर में से भी टिक द करेक्ट आ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि हिंदी का जो पेपर बनता है वो हिंदी और हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण दोनों को मिलाकर पेपर बनता है। तो उसको आपको दोनों की बुक के एक्सरसाइज याद करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी की बुक की एक्सरसाइज याद कर ली और वही पेपर में आएगी। हिंदी ग्रामर की जो एक्सरसाइज होती है वो भी आपकी आएंगी पेपर में, तो आपको उसको भी याद करना है। फिर थर्ड चैप्टर में है आपकी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं 4, 5, 6। इसका करेक्ट आंसर है 5। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर है 3। फिर फोर्थ चैप्टर है आपका संज्ञा। अब देखिए, इसमें संज्ञा के भेद हैं 3, 4, 5। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5। इसका करेक्ट आंसर है 5। सभी नदियों के नाम होते हैं। नदियों के नाम कैसे होते हैं? व्यक्तिवाचक। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो नदियों के नाम कैसे होते हैं? व्यक्तिवाचक। फिर देखिए, आपका फिफ्थ चैप्टर है लिंग यानी जेंडर। इसमें है लिंग डैश प्रकार के माने जाते हैं। अब आपको यहाँ पे डैश लगा दिया गया है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3 या 4? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपको इसमें 2 पर सही का निशान लगाना है। फिर वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग निर्णय प्रकार से किया जाता है 2, 3, 4। तो इसका आंसर है 3। सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सम्राट। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? साम्राज्ञी। फिर आपका 6th चैप्टर है वचन। वचन के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं वचन के? 2 प्रकार। फिर मकान का बहुवचन होता है मकान, मकानों, दोनों। तो इसमें मकानों मतलब एक मकान और मकानों यानी बहुत सारे मकान। फिर आपका 7th चैप्टर है कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक 8 प्रकार के होते हैं। मैं, पर कारक चिन्ह है। मैं और पर किसके कारक चिन्ह है? अधिकरण कारक के। फिर इसमें कर्म कारक के कारक चिन्ह है ने, को, से। तो कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है? को। फिर आपका लास्ट चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद होते हैं 3। कौन, क्या, किसके आदि सर्वनाम है। अब कौन, क्या, किसके, ये किसके मतलब सर्वनाम के कौन से भेद हैं ये? तो
किसके हैं ये? प्रश्नवाचक। कौन? हम प्रश्न कर रहे हैं। फिर क्या? ये भी एक प्रश्नवाचक वो हुआ। और किसके? इसमें भी हम क्वेश्चन ही पूछते हैं ना, तो ये होगा प्रश्नवाचक। इसका आंसर है प्रश्नवाचक। तो आपके फर्स्ट चैप्टर के टिक द करेक्ट मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए हैं। अब देखिए, इसके बाद है आपका ट्रू और फॉल्स। अब इसमें भाषा के द्वारा मन के भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, ये सही है या गलत? तो आपको इसके आगे, अगर ये सही है, इसमें सही दिया गया है, तो आपको इसके आगे राइट का निशान लगाना है। भाषा का केवल लिखित रूप होता है, रॉन्ग। भाषा को बोली भी कहते हैं, रॉन्ग। भाषा की लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, राइट। बोलने तथा लिखने में भाषा की शुद्धता का कोई महत्व नहीं होता, रॉन्ग। फिर देखिए आपके सेकंड चैप्टर में है भाषा ध्वनियों से बनती है, राइट। व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, हाँ सही है। नहीं सॉरी, व्यंजनों के समूह को वर्णमाला नहीं कहा जाता, स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं, तो ये गलत है। अयोगवाह व्यंजन होते हैं, रॉन्ग। ह्रस्व स्वर मूल स्वर भी कहलाते हैं, राइट। दीर्घ स्वर मूल स्वर भी कहलाते हैं, रॉन्ग। अ की मात्रा का चिन्ह है, जैसे आ का जो डंडा होता है, तो ये आ का डंडा है, ये किसका चिन्ह है? आ की मात्रा का, तो ये गलत है। फिर थर्ड में है आपके कोई ट्रू और फॉल्स नहीं है चैप्टर थर्ड में। चैप्टर 4 में है पदार्थवाचक संज्ञा से पूर्व संख्या बताने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, राइट। समूहवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, राइट। भाववाचक संज्ञा शब्दों बहुवचन में प्रयोग किए जा सकते हैं, रॉन्ग। भाववाचक संज्ञाओं को छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है, राइट। फिर आपका फिफ्थ चैप्टर है लिंग। इस चैप्टर में भी आपके कोई ट्रू और फॉल्स नहीं है। वचन में है आपके गुब्बारा से एक संख्या का बोध होता है, गुब्बारा शब्द एक संख्या का बोध कराता है, राइट। फिर तितलियां एक वचन शब्द है, तितलियां, तितली हुआ एक वचन, तितलियां क्या है? बहुवचन शब्द, तो ये गलत है। वचन के दो भेद होते हैं, राइट। वस्तुएं बहुवचन शब्द हैं, यस करेक्ट आंसर है ये, मतलब वस्तुएं, वस्तु एक वचन और वस्तुएं बहुवचन। फिर आपका है कारक। कारक में भी आपकी कोई ट्रू और फॉल्स नहीं है, और आपकी सर्वनाम में भी कोई ट्रू और फॉल्स नहीं है। तो आपको ट्रू और फॉल्स भी मैंने सारी रिवाइज करवा दी हैं। फिर स्टूडेंट आपके इस ग्रामर की बुक में और तो कोई एक्सरसाइज नहीं है बाकी चैप्टर्स में। आगे जो हिंदी की बुक में मैंने आपको चैप्टर्स करवाए हैं, उसकी जो एक्सरसाइज है वो सब रिवाइज करवा दी है। अब आपकी ग्रामर की बुक में जो बचता है वो है आपका चैप्टर 5 और 6 और 7। इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चैप्टर्स अच्छे से याद करने हैं। जैसे लिंग, अब लिंग के इसमें क्वेश्चन भी पता पड़ जाता है, आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज भी याद हो जाएगी इसी के साथ आपको। जैसे लिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब आपको मैंने मान लिया कि एक शब्द दे दिया कि आप पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए या स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में बदलिए। तो अगर मैंने दिया कि स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में बदलिए, माँ, अब ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसको आपको पुल्लिंग में बदलना है, तो आप क्या क्या लिखेंगे? बाप या पिता। ये हो गए इसके पुल्लिंग शब्द। फिर जैसे मैंने आपको दिया रानी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? राजा। और अगर आपके पुल्लिंग शब्द आते हैं तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? स्त्रीलिंग शब्द में। तो मैंने आपको ये याद करवा दिए हैं कि आपको इसको किस तरह से करना है। अगर आपके पेपर में ये आते हैं तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे कि अगर वो पुल्लिंग शब्द है तो आपको स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग शब्द है तो आपको पुल्लिंग बनाना है उसको। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो वचन। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है कि वो एक संख्या है, मतलब जिस शब्द से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ की एक संख्या का या एक से अनेक संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं कि वो एक है या एक से अधिक है। तो फिर आपके हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध होता है वो एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज होते जा रहे हैं साथ साथ में। अब अगर मैंने आपको एक वर्ड दे दिया कि आपको इसको वचन बदलिए, एक वचन का शब्द है उसे बहुवचन बनाइए, जैसे कन्या,
कन्याएं, यह आपका बहुवचन हो गया। कन्या मतलब एक वर्ड और कन्याएं अब एक है आपका नारी। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे नारी ये एक वर्ड है आपका, एक वचन, एक नारी मतलब एक वचन। अब आप जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो जो मात्रा आपकी पीछे लग रही है बड़ी ई की मात्रा, वो क्या हो जाएगी बहुवचन में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और चंद्र बिंदु लग जाएगा ऊपर। ये देखिए नारियां, यहाँ आपकी र में पीछे मात्रा लग रही है और यहाँ पर जब आप उसको बहुवचन बना रहे हैं तो आपकी ये मात्रा छोटी ई की हो जाएगी। इसी तरह से साड़ी, जो भी मात्रा एक वचन में पीछे लग रही है बड़ी ई की मात्रा है वो बहुवचन में आकर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा इस तरह से। तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है, ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मात्रा इधर ही पीछे लगा दी तो वो आपका वर्ड गलत हो जाएगा। देखिए नारी में र में पीछे लग रही है और नारियाँ उसमें छोटी ई की मात्रा हो गई, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ छोटी ई की हो गई। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट कि आपको एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं। फिर आपका है नेक्स्ट कारक। कारक के आपको चिन्ह याद करने हैं कि 8 कारक 8 प्रकार के होते हैं और इन कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। कारक चिन्हों को एक और विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। कारक चिन्ह के 2 नाम और कौन कौन से हैं, विभक्ति या परसर्ग। और आपको इनके जितने कारक के 8 प्रकार होते हैं उनके विभक्ति चिन्ह भी याद कर रहे हैं कि किस किस, जैसे संबंध कारक और कर्ता कर्म करण, जो 8 प्रकार होते हैं इनके विभक्ति चिन्ह क्या हैं, ये आपको प्रॉपरली याद करने हैं। फिर आपका लास्ट चैप्टर जो है सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा याद करनी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह। मतलब हम किसी का नाम न लेते हुए उसको मैं, हम, तुम, वह, यह इस तरह से बोलते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, फिर ये आपको सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। आपको उनके नाम भी याद करने हैं। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। मैंने ग्रामर पोर्शन में आपको लिंग वचन और उसको आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में किस तरह से कन्वर्ट करना है, एक वचन को बहुवचन कैसे बनाना है, ये सब बता दिए हैं। वचन के प्रकार, लिंग के प्रकार, ये भी मैंने आपको याद करवा दिया है। फिर आपको टिक द करेक्ट भी मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है, रिवाइज करवा दिए हैं। देन आपको ट्रू और फॉल्स भी याद करवा दिए हैं मैंने। तो आपको ग्रामर में ये सब चीज़ें याद करनी है। अब आपका इसके क्वेश्चन आंसर भी याद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था लिंग की परिभाषा, वचन किसे कहते हैं, फिर आप सर्वनाम की परिभाषा, और आपके आगे जो चैप्टर्स हैं इसमें आपके फर्स्ट से भाषा और व्याकरण, भाषा किसे कहा जाता है, व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण विचार, शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, लिंग वचन कारक और सर्वनाम, इनके क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। आपके हिंदी की बुक में से क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आपकी ग्रामर की बुक में से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। आपको हिंदी और ग्रामर के दोनों के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये 1 to 8 चैप्टर के सारे क्वेश्चन भी याद करने हैं। फिर आपकी जो लास्ट बचता है वो है आपकी ऐसे और एप्लीकेशन। आपको ग्रामर में ऐसे और एप्लीकेशन भी कंपलसरी आता है। तो ग्रामर पोर्शन में ऐसे हमें कैसे लिखना है, आपको जो भी एक हेडिंग दे दिया जाएगा, जैसे मेरा भारत देश या पर्यावरण प्रदूषण या फिर आपका है मेरा विद्यालय, जो भी आपको टाइटल दिया जाता है या शीर्षक दिया जाता है उस पर आपको पैराग्राफ बनाकर आपको निबंध लिखना है। 4th क्लास तक आप लोग लाइन वाइज लिख सकते हैं, फर्स्ट टू 10 लाइन, लेकिन आप जब 5th क्लास में हैं तो आपको उसको पैराग्राफ में ही लिखना है। 5th क्लास हायर क्लास होती है और आपको उसको पैराग्राफ राइटिंग में लिखना है। ऐसे को किस तरह से, पहले एक 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ लिख दिया जिसमें आपने उसका हेडिंग को विस्तार से उसकी व्याख्या कर दी कि कैसे क्या होता है वो, और फिर उसके बाद आप उसके नीचे जैसे प्रदूषण है तो आप प्रदूषण क्या होता है पहले पैराग्राफ में आपने वो लिख दिया। फिर आपने प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार का होता है, फिर प्रदूषण की रोकथाम कैसे करना है वो 3rd पैराग्राफ में लिख दिया, और प्रदूषण से हमें क्या क्या समस्याएं होती है और प्रदूषण से बचने के उपाय। तो यह आपका 3-4 पैराग्राफ का आपका एक ऐसे हो चुका है। 1 पेज का ऐसे तो होना ही चाहिए कम से कम। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि आपको ऐसे कैसा लिखना है। और फिर आपकी बचती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट भी आपको मैंने एप्लीकेशन लिखवाई है आपकी कॉपीज़ में, तो आपको एप्लीकेशन भी वैसे ही लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको सेवा में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सेवा में, देन फिर श्रीमती प्रधान अध्यापिका महोदय,
फिर आपके स्कूल का नाम, फिर गुना मध्य प्रदेश। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे महोदया, मान्यवर, जो भी लिखना है। अगर जेंट्स आपके कोई प्रिंसिपल हैं तो आप श्रीमान लिखेंगे, और लेडीज़ हैं तो लेडी प्रिंसिपल हैं तो आप उसे क्या लिखेंगे, श्रीमती। और उसके बाद यहाँ महोदय जेंट्स हैं तो, और महोदया अगर लेडी हैं तो उसके बाद आप अपना जो भी विषय है, आपको अवकाश के लिए चाहिए, शादी में जाने के लिए अवकाश चाहिए, भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अवकाश चाहिए, तो जो भी आपका उसका शीर्षक दिया जाएगा उस पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, प्रॉपर एप्लीकेशन लिखनी है आपको स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्रामर पोर्शन में आपको क्या क्या रिवाइज करना है। टिक द करेक्ट, ट्रू और फॉल्स, देन आपके क्वेश्चन आंसर, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं आपको, और उनके जो हमने कन्वर्ट करना बताया कि लिंग परिवर्तन करना, फिर वचन कैसे बनाना है, एक वचन, बहुवचन, और ऐसे और एप्लीकेशन, ये सभी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे से पेपर देना है। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।